पास है, ये वही करेगी जो हम कहेंगे, क्योंकि इसका लाडला भाई जो हमारे पास है, क्यों है ना? नहीं नहीं, आप उसे कुछ मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, आप बस मेरे भाई को कुछ मत कीजिए। मैं तुझे तब तक कठपुतली की तरह नचा सकती हूँ जब तक तेरा भाई मेरे पास है। अब अपनी जुबान खोलने की कोशिश भी मत करना, और जा रसोई में, तेरे पति के झूठे बर्तन पड़े हैं, धोकर आ। निशिता रसोई में जाकर झूठे बर्तन धोने लगती है और फिर पूरी रसोई साफ कर रात को खाने के लिए रोटी बनाने लगती है। तभी कविता रसोई में आती है। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? वो दरअसल। अच्छा, तो तूने रोटी जला दी? ये रोटी तेरा बाप नहीं कमा कर लाता जो तू इसे जलाकर बर्बाद कर रही है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। कविता निशिता की एक नहीं सुनती और उसका दायां हाथ पकड़कर जलते हुए तवे पर रख देती है। नहीं माँ, छोड़ दो मेरा हाथ। हाँ माँ, छोड़ो माँ, बहुत दर्द हो रहा है। अब आएगा मजा जब अगली बार रोटी जलाने से पहले ये जला हुआ हाथ देख लेना। माँ, बहुत लग रहा है, मैं इस हाथ से खाना कैसे बनाऊंगी? मुंह बंद करके खाना बना, वरना मोर मोर कर मुंह सुजा दूंगी। इतना कहकर कविता गुस्से में रसोई से बाहर चली जाती है। निशिता रोते हुए अपने जले हाथों से ही काम करने लगती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने सोचा था शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन निशिता खाना बनाती है और कुछ देर में सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। ये क्या सड़ा हुआ खाना बनाया है? एक खाना बनाना भी नहीं आता तुझे क्या? इतने दिन हो गए हैं रसोई का काम करते करते, अभी तक ढंग की रसोई नहीं आई। इस वजह से आज तुझे भूखे ही सोना पड़ेगा, समझी? गलती से भी एक अनाज के दाने को हाथ मत लगा देना। इतना कहकर सभी लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं। वहीं निशिता रसोई में रोते रोते भूखे पेट पूरी रात काटती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। फिर एक दिन निशिता के ससुराल वाले उसे लेने उसके मायके आते हैं। अरे तू क्या यहीं पड़ी रहेगी? तेरे ससुराल वाले आए हैं, बाहर चल। आज तेरे ससुराल वालों ने तुझे बचा लिया, वरना यही रसोई में तुझे खत्म कर देती। क्या मेरे ससुराल वाले आए हैं? हाँ, और अब उनके घर भी जाकर तुझे अपनी पहली रसोई में इसी जले हुए हाथ से खाना बनाना होगा। रानी की बात सुनकर निशिता डर जाती है और हॉल में आती है। अरे बहू, तेरे हाथ में ये चोट कैसे लगी? अरे ये तो अपना ध्यान ही नहीं रखती, प्रेस करते समय हाथ जला लिया, वरना हम तो इसे रसोई में भी जाने नहीं देते। ओहो, हमारी बहू भी ना। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं। ससुराल वाले निशिता को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। जैसे तैसे मायके से तो आ गई, अब आगे क्या होगा? बहू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? हाथ में चोट है तो क्या काम नहीं करेगी? जा रसोई में। मैंने सोचा था ससुराल अच्छा होगा, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। ये सोचकर निशिता रसोई में जाती है और चारों तरफ तैयार खाना देखकर हैरान रह जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ बना हुआ है, मेरी पहली रसोई कैसे होगी? तभी पीछे से सभी हंसते हुए आते हैं। क्या भाभी, आपको लगा हम आपसे इस हालत में काम करवाएंगे? देखा, तेरी पहली रसोई की रस्म है। गैस पर खीर चढ़ा है, तू उसे जाकर अपने हाथों से चला दे, हो जाएगी रस्म पूरी। तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। आशा की बात सुनकर निशिता ठीक वैसा ही करती है और गैस पर चढ़ी खीर को अपने हाथों से चलाती है और फिर सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है। अरे बहू, तू खड़ी क्यों है? आ हमारे साथ बैठ और खाना खा। हमारी बहू मायके से थक कर आई, इसके लिए अच्छा अच्छा खाना लगाओ। जी मालकिन, अभी सब सर्व करता हूँ। स्टाफ डाइनिंग निशिता को खाना सर्व करता है और तभी, ओह, तुम्हारे दाएं हाथ में ही चोट लगी है, तुम कैसे खाओगे? रुको मैं तुम्हें खिला देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अरे ये मेरा हक भी है और जिम्मेदारी भी। इतना कहकर नीरज अपने हाथों से निशिता को खाना खिलाने लगता है। और फिर दोपहर को, निशिता मैं ऑफिस से आ गया, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? इतनी बुरी तरह से आपका हाथ जल गया है, कहीं इन्फेक्शन हो गया तो? सभी की बातें सुनकर निशिता नीरज के साथ डॉक्टर के पास जाती है। देखिए, जितना हो सके हाथ को गर्म चीजों से दूर रखिए। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ को जानबूझकर जलाया गया है। ठीक है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, ना आज सुबह मुझे पहली रसोई करने दी और ना ही कुछ और। नीरज दवाई लेकर निशिता को घर वापस लेकर आता है और पूरा परिवार उसका ध्यान रखने लगता है, जिसकी वजह से निशिता अपने ससुराल में खुश रहने लगती है। फिर एक दिन, निशिता जाकर तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने चलते हैं। क्या सच्ची मैं भी बाहर जा सकती हूँ? भाभी, आप तो किसी छोटे बच्चे की तरह बोल रही है, जैसे पहले आपको घर में कैद करके रखा जाता हो। अब मैं किसी को कैसे बताऊं, रखा तो मुझे कैद करके ही जाता था। अरे ओह, हेलो मैडम, कहाँ खो गई? सीरीज चलते हैं बाहर डिनर करने। नीरज की बात सुनकर खुशी के साथ निशिता बाहर डिनर करने पहुंचती है। अरे बताओ निशिता, आज क्या खाना है? तुम्हारी पसंद का ऑर्डर करूंगा। मैं तो इस तरह खुली हवाओं में आकर ही खुश हूँ।
आप कुछ भी मंगा लीजिए, मैं सब खा लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ का स्पेशल ऑर्डर करता हूँ। एक्सक्यूज मी वेटर। नीरज वेटर को बुलाकर ऑर्डर देता है और कुछ ही देर में खाना आ जाता है। सबसे पहले नीरज निशिता को अपने हाथों से खाना खिलाता है और फिर दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। तभी निशिता के हाथ से गलती से पानी गिर जाता है। सॉरी, ये मुझसे गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। निशिता तुरंत अपनी साड़ी से जमीन साफ करने लगती है। निशिता ये क्या कर रही हो, सब लोग देख रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या, ये घर नहीं है, और घर होता तो भी इतने घबराने की जरूरत नहीं थी। चलो उठो। सभी लोग निशिता को देखने लगते हैं और नीरज उसका हाथ पकड़कर उठाता है और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। निशिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। काश मैं आपको बता पाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हैं। चलिए हम घर चलते हैं। नीरज और निशिता एक दूसरे से बातें करते हुए घर वापस आते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन दूसरी तरफ। ये क्या घास फूस बनाकर रख देती हो रोज? इस घर में किसी को ढंग का खाना बनाना नहीं आता। आपकी ही वजह से तो इस घर की अच्छी खासी नौकरानी की शादी हो गई। अब उससे अच्छा खाना कौन बनाएगा? तो बुला लो उसे ससुराल से। शादी हो गई है तो क्या हुआ, अपने घर का काम तो करवा ही सकते हैं। हाँ, अब तो मैं भी काम करते करते थक गई हूँ। कोई ना, कोई तरकीब लगानी पड़ी। दोपहर होते ही कविता फोन उठाकर निशिता के ससुराल में फोन करती है। नमस्ते समधन जी, कैसे फोन करना हुआ? क्या बताओ, मेरी तो कमर ही टूट गई, छत से गिर गई थी। अब घर का काम कैसे करूं? अरे आप ठीक तो है, भगवान का शुक्र है बच गई। हाँ, लेकिन अब घर बिखरा पड़ा है, खाना भी ठीक से नहीं बन पा रहा। आप परेशान मत होइए, आपकी बेटी है ना, कुछ दिन के लिए मायके भेज देती हूँ। शादी हो गई तो क्या हुआ, बेटी तो आपकी ही है। कितनी अच्छी सोच है आपकी, मैंने इसीलिए फोन किया था। इतना कहकर कविता फोन रख देती है और उधर आशा सोचते हुए निशिता को फोन करने का फैसला करती है और नीरज मूवी थिएटर में फोन उठाता है। हाँ माँ, क्या हुआ? निशिता की माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे मायके छोड़ देना। ठीक है माँ। नीरज फोन काट कर निशिता को बताता है। क्या हुआ, किसका फोन था, क्या बात है? तुम्हें मायके छोड़ना है, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। क्या, मायके? तुम मायके जाने से इतना घबराती क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। निशिता और नीरज मूवी देखते हैं और फिर नीरज निशिता को मायके छोड़ देता है। सिर से पैर तक अच्छी तरह से तैयार होकर निशिता को देखकर सभी के तन बदन में आग लग जाती है। ये डायमंड का हार, ये तेरे लायक नहीं है, दे मुझे। रानी निशिता के गले से हार खींच लेती है जिससे उसके गले पर निशान पड़ जाता है। छुई मुई मत बन, जरा सही तो किया है, जाकर अपना काम कर। कविता निशिता का हाथ पकड़कर उसे रसोई में खींच ले जाती है जिससे उसकी चूड़ियां टूट जाती हैं। मम्मी, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। तो क्या हो गया, चूड़ी ही तो टूटी है, तेरा सर थोड़ी ना। चुपचाप काम कर, और हाँ, बाहर से जाकर सब्जी भी ले आना। जी। निशिता रसोई का काम खत्म करके बाहर सब्जी लेने जाती है और सब्जी लेकर वापस लौटते वक्त। यहाँ से सब्जी मार्केट कितना दूर है, पैरों में छाले पड़ गए, ऊपर से माँ ने चप्पल भी पहनने नहीं दिया। तभी रास्ते में पड़ोस की औरतें निशिता को देखकर बातें करने लगती हैं। अरे निशिता, शादी के बाद भी मायके वालों ने पीछा नहीं छोड़ा। और नहीं तो क्या, तभी तो बेचारी अभी भी मायके की जिम्मेदारियां संभाल रही है। जब ससुराल से आई थी तो कार में महारानी लग रही थी, अब नौकरानी बेचारी धूप में नंगे पैर चल रही है। पड़ोसियों की बातें सुनकर निशिता चुपचाप घर लौट आती है। इसी तरह कुछ दिन मायके में बीतते हैं और फिर कुछ दिनों बाद निशिता वापस अपने ससुराल लौट आती है। और फिर एक दिन संडे को। वैसे तो मुझे ससुराल की रसोई संभालने की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती, लेकिन आज मेड नहीं है तो मैं काम कर लेती हूँ। अरे भाभी, आप क्यों अकेले काम करेंगी? आज संडे है ना, इसलिए। अरे संडे है तो क्या हो गया, आप अकेले इस तरह से काम कीजिएगा। चलिए, मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ। वैसे मैंने तो रसोई का काम आज से पहले कभी नहीं किया, लेकिन जब भाभी है तो किस बात का डर, उनसे पूछकर सीख लूंगा। आयुष निशिता को किचन में कुछ दूर पर खड़ा कर देता है और काजल साथ ही आयुष दोनों निशिता से पूछ कर खाना बनाने लगते हैं। तभी आशा किचन में आती है। अरे बहू, तू यहाँ रसोई में क्यों खड़ी है? तू इन दो नमूनों को काम करने दे। तू चल मेरे साथ हॉल में बैठ आराम से। अच्छा, मेरी फिक्र नहीं है, भाभी की बड़ी फिक्र लग रही है। इसमें क्या हो गया, मेरी बहू खड़े खड़े थक जाएगी ना। अरे तो क्या हो गया, भाभी यहाँ इस चेयर पर बैठ जाए। हाँ भाभी, और ये देखिए मैंने यूनिक और स्टाइलिश आयुष स्पेशल डिश बनाई है, आप टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। अमृत भी इसके सामने फेल है। रुक बहू, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। निशिता चेयर पर बैठती है और आशा अपने हाथों से खाना खिलाती है। वहीं काजल और आयुष पास में खड़े होकर प्लेट लिए खड़े रहते हैं। वाह देवर जी, आपने तो कमाल कर दिया,
ऐसा खाना तो मैं भी नहीं बनाती। देखा, मैंने बनाया है अपनी प्यारी भाभी के लिए। खाना तो अच्छा बनना ही था। अरे चुप हो जा, भाभी ने तेरा दिल रखने के लिए तारीफ कर दी, वरना तू तो उड़ते उड़ते मुंह के बल नीचे गिरेगा। अच्छा, आप लोग कितने प्यारे हैं, मुझे तो भाई बहन की कमी ही महसूस नहीं होती। इसी तरह निशिता ससुराल में खुश रहने लगती है। और फिर अगले दिन, भाभी मेरे कॉलेज का फेयरवेल है, आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलिएगा क्या? हाँ हाँ चल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, तुम शॉपिंग पर जा रही हो तो एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना। परसों मेरे बॉस के यहाँ उनकी एनिवर्सरी पार्टी है, सब ड्रेस में ही आएंगे। ड्रेस नहीं, मुझे ड्रेस पसंद नहीं। ओहो, तुम्हें तो कुछ भी पसंद नहीं। चलो मैं भी चलता हूँ शॉपिंग पर। फिर नीरज, काजल और निशिता तीनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। भाभी ये देखिए, ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, मैं अपने फेयरवेल के लिए ये ले लेती हूँ। हाँ बहुत अच्छी है। अरे इसी का रेड कलर निशिता तुम भी ले लो। मुझे ड्रेस तो बचपन से पसंद है, लेकिन मैं पहन नहीं सकती। अरे कहाँ खोगी तुम? चलो तुम तो हाँ कहोगी नहीं, मैं इसे ले लेता हूँ। नीरज ड्रेस खरीद लेता है और तीनों घर वापस आ जाते हैं। सुनो, कल सुबह से पहनकर तैयार हो जाना, हम पार्टी में चलेंगे। मैं ये नहीं पहनूंगी। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें ये पहनना पड़ेगा। नीरज की कसम की वजह से अगले दिन निशिता मजबूरी में ड्रेस पहनती है और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। ये ड्रेस पहनकर मैं कैसे बाहर जाऊंगी? सबको मेरे शरीर के ये निशान दिखेंगे, लोग क्या सोचेंगे? निशिता बैकलेस ऑफ शोल्डर ड्रेस में अपने शरीर पर लगे चोट के निशान देखकर परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ नीरज और पूरा परिवार। निशिता गेट खोलो, कितनी देर हो गई? अरे क्या हुआ, गेट क्यों नहीं खोल रही हो? बहू गेट खोलो। सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी आयुष दूसरी चाबी से दरवाजा खोलता है और सभी अंदर आते हैं। निशिता तुम ठीक तो हो? ये सारी चोट कैसी है? बहू ये चोट लगी कैसे? तू हमसे कुछ छुपा रही है? बहू अब सच्चाई छुपाने का कोई फायदा नहीं है, मुझे सब पता है। क्या सच में? हाँ, अब तुम खुद बता दो। रामलाल की बात सुनकर निशिता रोते हुए सब सच बता देती है। अरे बहू तेरे ऊपर इतने जुल्म हो रहे थे, तूने हमें बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? अगर सच बता देती तो मेरे भाई को मार देते। तो आपकी इस चुप्पी की वजह आपका भाई है, लेकिन ये कब तक चलेगा? अब ऐसा नहीं होगा, हमारी बहू अब मायके जाएगी ही नहीं। मायके न जाना इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो उन्होंने निशिता पर जुल्म किया ही था, लेकिन शादी के बाद मेरी पत्नी के साथ अगर किसी ने ऐसी नीच हरकत की ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़। बताता हूँ मैं उन्हें इसकी सजा क्या होती है। इतना कहकर नीरज गुस्से में कमरे से निकलकर निशिता के मायके जाने के लिए हॉल में आता है। तभी रामलाल उसका हाथ पकड़ लेता है। देख बेटा, हड़बड़ी में कोई बात बनती नहीं है बल्कि बिगड़ती है। तू मेरी बात सुन। अच्छा, तो मैं मेरी पत्नी पर हुआ ये अत्याचार भूल जाऊं? नहीं, देख तू मेरी बात सुन। उसके मायके वाले जब अपनी बेटी पर इतने जुल्म कर सकते हैं तो वो तेरे लगाए हुए आरोप इतनी आसानी से क्यों मानेंगे? माँ, ये तो सच्चाई है और निशिता हमसे झूठ क्यों कहेगी? उसके शरीर पर लगा हर एक निशान उन्हीं की वजह से है। लेकिन भैया, भाभी उनके खिलाफ सबके सामने कुछ नहीं बोलेंगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। हाँ बेटा, हमें दिमाग से सोचना पड़ेगा, दिल से नहीं। तो हम क्या करें? मेरे पास एक प्लान है। सभी आपस में प्लान की बात करते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और फिर अगले दिन निशिता और नीरज कार में बैठकर मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। अरे ये तो मेरे मायके का रास्ता है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम बैठी रहो, सब पता चल जाएगा। नीरज कार चलाकर निशिता को उसके मायके ले जाता है। अरे आप लोग आइए बैठिए। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम यहीं रहोगी। लेकिन क्यों? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे शरीर पर हर जगह चोट के निशान है। इस हालत में मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मान सकता। आज से मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। निशिता रोते हुए आवाज लगाती है और नीरज वहां से चला जाता है। क्यों उतर गया ससुराल का भूत? अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा काम कर। निशिता दुखी होकर किचन में काम करने लगती है। सबने मुझे धोखा दिया, लेकिन नीरज जी मेरे साथ ऐसा करेंगे सोचा नहीं था। तभी कविता और रानी किचन में आती हैं। क्यों रो रही है? जल्दी काम कर वरना बाल नोच लूंगी। अरे शुभ काम में देरी कैसे, मैं अभी करती हूँ। कविता निशिता के बाल पकड़कर खींचती है। जल्दी काम खत्म कर। तभी रानी गर्मा गर्म निशिता पर पानी फेंक देती है। जल्दी काम कर वरना अगली बार चेहरा जला दूंगी, वो भी एसिड से, समझी? बहुत हो गया आप लोगों का नाटक, बंद कीजिए इसे। सब लोग ने पुलिस को देखकर हैरान रह जाते हैं। पुलिस यहाँ कैसे? अपनी ही बेटी पर जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती? पुलिस किसने बुलाया? अरे मैंने नहीं बुलाया। तभी नीरज और उसका परिवार अंदर आता है। हमने बुलाया है। लेकिन तुम तो रिश्ता तोड़ गए थे। क्या तुम्हें लगा मैं अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ दूंगा? मैं बताती हूँ ये सब क्या हो रहा है। हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए सबूत चाहिए। हम भाभी को उनके मायके भेज देते हैं। जब जुल्म करेंगे तब उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। हाँ भाभी को मायके भेजते हैं,
हम बाहर पुलिस के साथ रहेंगे। ठीक है, फिर कल ही मिशन बदला पूरा करेंगे। सभी बातें सुनने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर कविता को पकड़कर जेल ले जाने लगता है कि तभी बेटी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगी, ना तुझे रसोई में परेशान करूंगी, ना तुझे किसी भी तरह टॉर्चर करूंगी। मुझे माफ कर दे। बेटी हमें माफ कर दे। बचपन से तुझे पाला पोसा, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे अंदर भेदभाव आ गया और मैंने तुझे नौकरानी से भी बदतर बना दिया। हमें माफ कर दे। अगर आपने सिर्फ मेरे साथ गलत किया होता तो शायद मैं माफ कर देती, लेकिन आपने मेरे भाई के साथ भी जुल्म किया है, इसीलिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। बेटी हमारा बुढ़ापा जेल में कटेगा, हमें माफ कर दे। अगर बुढ़ापे का डर था तो ये सब हरकतें नहीं करते। पुलिस इंस्पेक्टर कविता और राजेश को लेकर चला जाता है और रानी चुपचाप खड़ी रह जाती है। बेटी देखा, आवाज उठाने से सब ठीक हो जाता है। चल अब हमारे साथ। आज के बाद तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तेरा भाई भी हमारे साथ कार में है, उससे भी मिल ले। आप लोग सच में कितने अच्छे हैं। सिर्फ आपकी वजह से आज मुझे इन सब चीजों से छुटकारा मिला। निश्चिता घर के बाहर जाकर कार में बैठकर रोहित से मिलती है और ससुराल वालों के साथ वापस घर आ जाती है। देखिए, इन्हें जितनी शारीरिक चोट है उतनी ही मानसिक चोट भी है। आप लोग इन्हें प्यार और सहारा दीजिए और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर निशिता भावुक होकर आशा को गले लगा लेती है। सच में मम्मी जी, पहले मुझे लगता था ससुराल साजिशों से कम नहीं होता, लेकिन आपने साबित कर दिया कि सास भी माँ बन सकती है। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं शायद उस नरक से कभी बाहर नहीं निकल पाती। तभी रोहित दौड़कर निशिता को गले लगा लेता है। दीदी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मुझे बहुत खुशी मिली। बहू, अब तू अपने आंसू पोंछ, रोते हुए तो अच्छी नहीं लगती। मायके वालों को जेल होने के बाद निशिता अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। तो क्या लगता है आपको, क्या निशिता ने गलत के खिलाफ आवाज न उठाकर सही किया, या उसे कर देना चाहिए था उसके मायके की सच्चाई का खुलासा? अगर आप निशिता की जगह होते तो क्या उठाते गलत के खिलाफ आवाज? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं सबसे अच्छा सुझाव किसका आता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।